नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पांडे और आज हम करेंगे 23 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आज की खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एनालिटिकल खबरें हैं और आज की खबरों के द्वारा आपको पता चलेगा कि G20 में क्या-क्या हो रहा है, अंदर की क्या-क्या बातें हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स G20 में हो रही हैं। उसके अलावा हम ग्लोबल हंगर के बारे में भी बात करेंगे, जटायु कंजर्वेशन वल्चर्स के बारे में बात करेंगे और भी बहुत अनेक टॉपिक हैं जो आपको आज काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर है G20 की। दोस्तों G20 मीटिंग आप सबको पता है कि इंडिया में चल रही है और सितंबर 9 और 10 के बीच में सितंबर 9 और 10 के बीच में एक दोस्तों जॉइंट स्टेटमेंट या जॉइंट समरी डॉक्यूमेंट आने वाला है। उसका नाम है G20 आउटकम डॉक्यूमेंट एंड चेयर समरी। दोस्तों ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है और ये रिलीज होता है जब G20 की मीटिंग खत्म हो जाती है। और आज तक हमेशा G20 की जिस कंट्रीज में भी मीटिंग रही है वो जब खत्म हुई है तो जॉइंट कम्युनिक्यू ज़रूर रिलीज हुआ है। और इस कम्युनिक्यू में होता क्या है दोस्तों इस कम्युनिक्यू में इस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रेस रिलीजेस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिन पे सभी कंट्री एग्री करते हैं। और वो स्टेटमेंट अलग अलग फील्ड्स के होते हैं, जैसे जियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गए, इकोनॉमिक स्टेटमेंट हो गए, एनर्जी, इन्वायरमेंट। अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग स्टेटमेंट्स जॉइंटली एक कंट्री कम्युनिकेट करते हैं दुनिया को कि इन इन चीज़ों पे सहमति बन गई है इस मीटिंग का, ये आउटकम है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये आउटकम डॉक्यूमेंट भी है कि इस मीटिंग से फाइनली क्या आउटकम निकला है। ये पूरा ये डॉक्यूमेंट बताता है। और इस डॉक्यूमेंट का रिलीज़ होना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि ये जो G20 मीटिंग है ये सक्सेसफुल रही या फिर अनसक्सेसफुल। तो अगर ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं होता है तो इस मीटिंग को अनसक्सेसफुल माना जाता है और वो होस्टिंग कंट्री के लिए काफ़ी एम्बैरसमेंट हो जाता है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है इस जॉइंट कम्युन में और कैसे इंडिया ये जो दो अलग अलग देशों के बीच में ये जो गतिरोध बना हुआ है, रिफ्ट बना हुआ है, इसको भरने की कैसे कोशिश कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी G20 लेबर मिनिस्टीरियल मीट हुआ था। जी G20 लेबर मिनिस्टीरियल मीट हुआ था कहाँ पे दोस्तों, इंदौर में। और एक मीटिंग हुई थी G20 की एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टीरियल मीट। ये कहाँ हुई थी दोस्तों, गोवा में। तो G20 लेबर मिनिस्टीरियल मीट और G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टीरियल मीट, ये दोनों इंदौर और गोवा में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे रशिया ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए थे। रशिया ने ये जो आउटकम डॉक्यूमेंट है उसके कुछ पैराग्राफ्स पे ऑब्जेक्शन किए थे। तो बेसिकली दोस्तों 3 पॉइंट्स ऐसे थे जिस पे रशिया ने ऑब्जेक्शन किए थे, जिसमें से 2 पॉइंट्स पे अब वो मान गया है। ये एक ब्रेक थ्रू मान सकते हैं इंडिया के लिए। तो 3 पॉइंट क्या क्या थे दोस्तों। पहला पॉइंट था कि यूक्रेन वॉर पे स्टेटमेंट जो कि इस डॉक्यूमेंट में रखा गया था। तो यूक्रेन वॉर के पे जो स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्टेटमेंट से प्रेरित है और इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये जो यूक्रेन वॉर पे स्टेटमेंट था इस पर रशिया एकदम राजी अभी भी नहीं है दोस्तों। दूसरा जो ऑब्जेक्शन था वो वो ये कहता था कि हम सारे कंट्रीज़ को इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना चाहिए, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो इस पे जो है रशिया मान गया है और इसको रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब ये जॉइंट कम्यून में ये देखा जाएगा, ये जो पैराग्राफ है ये रहेगा। और तीसरा जो ऑब्जेक्शनेबल था कि मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो स्टेटमेंट है कि टुडे एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, टुडे एरा इज नॉट एरा ऑफ वॉर। तो इस पे भी मतलब रशिया को ये लग रहा था कि इनडायरेक्टली ये यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन रशिया इस पे भी मान गया है।
तो अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, मोदी जी का जो स्टेटमेंट है, टुडे एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इस पर रशिया मान गया है। लेकिन जो पहला पॉइंट है जिसमें यूक्रेन वॉर को कंडेम किया गया है, इस पर रशिया अभी नहीं माना है। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि अब बीजिंग मतलब चाइना के भी कुछ ऑब्जेक्शंस है। अब डेफिनेटली इस समय चाइना और रशिया जो है एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए हैं, तो ऑब्जेक्शंस तो चाइना करेगा ही। और ऑब्जेक्शन चाइना की ये है कि G20 फोरम जो है वो जियोपॉलिटिकल फोरम नहीं है। तो यहाँ जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, मतलब कि यूक्रेन वॉर हो गया, नाटो हो गया, इस तरह के इश्यूज डिस्कस ना की जाए। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक फोरम है और सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दों की चर्चा यहाँ की जाए और इस तरह के किसी मुद्दे की भी चर्चा यहाँ ना की जाए। तो ये दोस्तों था चाइना का ऑब्जेक्शन। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका ने भी एक ऑब्जेक्शन रेज किया है और साउथ अफ्रीका ने कहा है कि भैया बाली समिट में जो वॉर को लेकर डिक्लेरेशन हुआ था उसको डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए, या फिर उसको वो डाइल्यूट हो रहा है, उसको डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब G20 कंट्रीज में बाली समिट को लेके, बाली में जो वॉर को लेके जो बातें कही गई थी, अब उसमें सहमति नहीं है, क्योंकि चाइना और रशिया अब इससे अलग हो गए हैं। इससे ये जो बाली डिक्लेरेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बाली डिक्लेरेशन हुआ था इंडोनेशिया में 2022 के G20 मीटिंग में। दोस्तों 2022 में G20 मीटिंग हुआ था इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में हो रहा है और 2024 में ब्राज़ील में होना है। तो उसमें जो डिक्लेरेशन हुआ था बाली डिक्लेरेशन, उसमें वॉर में जो बातें कही गई थी उस पर अब सारे G20 कंट्रीज में सहमति नहीं है। तो इस पर फिर से चर्चा किया जाना चाहिए और ये अब डाइल्यूट हो रहा है ये मामला, ऐसा साउथ अफ्रीका का कहना है। तो साउथ अफ्रीका का कहना है कि ये जो बाली वाला जो इंस्टेंस है उस पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। तो और दोस्तों अब ये सारे इश्यूज तो हैं ही, अब इसके अलावा एक और इश्यूज है, एनर्जी का इशू। एनर्जी इशू ये कहता है दोस्तों कि जो कोल फायर पावर प्लांट्स है डेवलपिंग कंट्रीज में, कोल एनर्जी से जो थर्मल पावर प्रोडक्शन होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, उसको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसको और कम कर देना चाहिए। ये बोला है कौन, किसने? डेवलपिंग कंट्रीज ने। डेवलप्ड कंट्रीज ये कह रहे हैं कि जो कोल के से जो पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं, उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को अब अपने कोल पावर प्रोग्राम्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जीज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज, जो क्लीन एनर्जी इनको हम कहते हैं, क्लीन एनर्जी का रुख करना चाहिए, जिस पर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इनके इस राय से एग्री नहीं करते हैं और उन्हें अभी डेवलपिंग कंट्रीज को अभी और टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये तो 3 मुद्दे थे। चलिए दोस्तों अब मैंने बात किया बाली पैराग्राफ का, मतलब बाली में जो पैराग्राफ था वॉर के अगेंस्ट, उसकी बात करते हैं। दोस्तों ये जो बाली पैराग्राफ है ये बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। पहला ये UNSC के कन्वेंशन से रिलेटेड है अगेंस्ट वॉर। दूसरा ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक डॉक्यूमेंट से, एक मतलब रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन पे उसको स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में कंडेम किया गया था। और दोस्तों इसी पे बेसिकली रशिया का ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही कड़ी है। और एक दोस्तों और इसमें बाली में क्लॉज था, IMF क्वालिफायर कन्वेंशन। ये क्या है दोस्तों? इसमें IMF ये कहता है कि भैया अगर 12 G20 में, अगर मतलब कहीं भी अगर, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या G20 में ही अगर 60% से ज़्यादा मेंबर किसी रेजोल्यूशन पे एग्री करते हैं तो उस रेजोल्यूशन को पास माना जाना चाहिए, एक्सेप्टेबल माना चाहिए। लेकिन G20 में ऐसा नहीं है दोस्तों। G20 में अगर एक भी कंट्री अगर मतलब कंसेंट नहीं देती है तो इसको आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है और आउटकम डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं होता है। लेकिन IMF कहता है कि नहीं, 60% अगर कंट्रीज मान जाते हैं, मतलब अगर 12 कंट्रीज भी G20 में मान जाते हैं तो ये आउटकम डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो इस पे रशिया का और चाइना का ऑब्जेक्शन है। अब वो रशिया चाइना कहते हैं कि भैया अब इस बाली डॉक्यूमेंट को हम नहीं मानते हैं और इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। वो पिछले साल की बात थी और अब ये 2023 है और यहाँ जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं और फर्स्ट हैंड G20 में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं, जियोपॉलिटिकल जो
मुद्दे हैं उनको तो उठाना ही नहीं चाहिए। अब देखिए ये सब तो हो ही रहा है दोस्तों, इसमें जो जॉइंट डॉक्यूमेंट है उसको रिलीज़ करने में खासी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इंडिया का क्या कहना है दोस्तों? इंडिया का अब देखते हैं क्या कहना है। देखिए इंडिया कहता है पहली बात कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने यूक्रेन वॉर नहीं स्टार्ट किया है, तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ की कोई गलती नहीं है और उन्हें घसीटा न जाए। सेकंड, इंडिया के लिए यूक्रेन वॉर प्रायोरिटी नहीं है। इंडिया के लिए प्रायोरिटी क्या है? इंडिया के लिए प्रायोरिटी है अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्रेक थ्रू रेजोल्यूशन पास करना और डील्स कराना, जेंडर लेड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को बढ़ावा देना। तो इस जैसे कि एनडीसी हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये एक मल्टीलैटरल बैंक है, इसमें इंडिया ब्रिक्स कंट्रीज हैं, तो इस तरह के बैंक्स को बढ़ावा देना। तो इंडिया कहना है कि इंडिया के मुद्दे ये सब मुद्दे इंडिया ज़्यादा जिनको तवज्जो दे रही है, और यूक्रेन वॉर पे जॉइंट कम्यून को जियोपार्डाइज नहीं करना चाहिए, और जो जॉइंट कम्यून है उसको उस पर सबको एग्री करके एक जॉइंट स्टेटमेंट और एक जॉइंट आउटकम डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, चाइना और रशिया अपोज क्यों कर रहे हैं? देखिए अपोज उनका डेफिनेटली आपको पता है यूक्रेन वॉर की वजह से है। जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बाली पैराग्राफ को एंडोर्स नहीं करते हैं। और ये दोस्तों रशिया और चाइना ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे एग्रेशन की यूक्रेन में तो बात करते हैं, लेकिन यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ये जो हथियार बेच रहे हैं यूक्रेन को, वॉर को बढ़ाने के लिए, वॉर को फ्यूल करने के लिए, उसकी बात इस डॉक्यूमेंट में नहीं कही गई है। इसीलिए हम इसको बाइस डॉक्यूमेंट मानते हैं, एक तरफा डॉक्यूमेंट मानते हैं। किसको? बाली डॉक्यूमेंट को, जो इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। तो दोस्तों ये पूरा मुद्दा था, और अब देखिए इंडिया के सामने ये चैलेंज है कि ये इस मुद्दे को कैसे डील करती है, और जॉइंट आउटकम जो है डॉक्यूमेंट, G20 आउटकम डॉक्यूमेंट को कैसे रिलीज करवाती है। हालांकि हमें अपने जो डिप्लोमेट्स हैं और हमारे जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि वो इसको रिलीज़ करवा लेंगे। और अब ये देखने वाली बात होगी कि 9 से 10 सितंबर को जॉइंट डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ होता है उसमें क्या क्या बातें कही जाती हैं। तो दोस्तों ये पूरा मुद्दा था G20 में जो रिफ्ट चल रही है और उसको भरने की कोशिश कैसे हो रही है, और क्या मुद्दे हैं जिसपे रिफ्ट चल रही है। चलिए दोस्तों अब अगली खबर पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस आया है 2023 का। तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि ज़ीरो हंगर हम कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स पे देख लेते हैं दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2022 में 691 मिलियन से लेके 783 मिलियन लोग जो हैं वो हंगर रहे हैं, मतलब वो फूड हंगर से जो सफ़र किए हैं। तो ये इसका कहना है कि ये जो आंकड़ा है 691 से 783 का, ये आंकड़ा आपका 2019 से भी ये आंकड़ा 2019 से भी ज़्यादा है, जब पैंडेमिक का समय चल रहा था। और दोस्तों इसने वजह बताई है कि क्यों ऐसा है, क्यों हंगर इतना ज़्यादा है। तो इसकी वजह है, सबसे पहला इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि कोविड की वजह से आया था, और दूसरा इसने बताया है कि यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन वॉर में जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो इफ़ेक्टेड हुए हैं, और उनकी एक्सपोर्ट सप्लाई इन्फेक्टेड हुई है। उसके अलावा जो अभी आपने ग्रेन एग्रीमेंट देखा होगा, ब्लैक सी वाला, तो जो खाद्य पदार्थ हैं, फूड ग्रेन्स है, उनकी भी जो एक्सपोर्ट्स है वो भी इफ़ेक्टेड हुई हैं, जिसकी वजह से हंगर की प्रॉब्लम इस दुनिया में आई है। क्योंकि यूक्रेन के जो अनाज हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ में जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, और वो सारी कंट्रीज़ जो हैं उस अनाज को अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में चलाती हैं, सब्सिडाइज रेट पे पब्लिक को देती हैं, फ्री में भी देती हैं। अब ये न मिलने से इन देशों में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों। चलिए, तो अब
फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मेंस में जब भी फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है। तो फूड सिक्योरिटी का क्या डेफिनेशन है दोस्तों? व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट्स देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। ये दोस्तों एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन कब आया था दोस्तों? ये डेफिनेशन आया था 1996 के वर्ल्ड फूड समिट में। तो दोस्तों आप वर्ल्ड फूड समिट को ऐसे कोट करके ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन है। और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है दोस्तों? ये रिपोर्ट कहता है कि हंगर जो है अब बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में हंगर है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही लोग परेशान हो, उससे अलार्म हो जाए दुनिया। और जो पोस्ट पैंडेमिक लेवल, जो पोस्ट पैंडेमिक हंगर का जो स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर है। मतलब पोस्ट पैंडेमिक के समय हंगर जो है, फूड लोग कम भूखे थे और पैंडेमिक के बाद अब ज़्यादा लोग दुनिया में भूखे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा, मतलब ऐसा चलेगा तो हम जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है ज़ीरो हंगर का, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या है? ज़ीरो हंगर। तो ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा चलता रहा तो। और ये भी कहता है कि 2022 में 2.4 बिलियन पीपल को खाने का एक्सेस नहीं था। वो फूड सिक्योरिटी से का जो लूप है उससे बाहर थे, वो हंगर से ग्रसित थे, जो कि 2019 से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 2019 में सिर्फ 391 मिलियन पीपल थे जो भूख से ग्रसित थे। और इसका एक और भी जो फूड सिक्योरिटी है दोस्तों, इसका एक और भी आयाम है। सिर्फ खाना पेट भरना ही इसका आयाम नहीं है, फूड मतलब एक्सेस टू फूड ही इसका आयाम नहीं है। एक और आयाम है अंडर नरिशमेंट, मतलब नरिशमेंट भी इसका एक आयाम है। मतलब कि आपको जो खाना मिल रहा है वो न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए ताकि वो आपके शरीर के जितनी भी डेवलपमेंट है उसको वो पूरा कर सके और सिर्फ पेट ना भरे बल्कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट आपके शरीर की करे, ऐसा ये रिपोर्ट बोलता है। अब दोस्तों देखिए, अब ये बात करता है कि ये जो की फाइंडिंग्स है, जो फूड का जो हंगर जो लोग बढ़ गए हैं 2019 के कंपैरिजन में 2022 में, जो भूखे लोग हैं वो बढ़ गए हैं, वो उसका 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 रीज़न क्या था? तो रीज़न देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक स्लोडाउन था। आपका 2019 जो कोविड का पीरियड था उसकी वजह से, प्लस यूक्रेन वॉर है दूसरा, और तीसरा है दोस्तों इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन जब बढ़ेगा तो दोस्तों जो हमारी एग्री फूड सिस्टम है उस पर और प्रेशर बढ़ेगा, ज़मीनें जो हैं वो खेती के लिए कम हो जाएंगी और उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि फूड का प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। तो ये 3 रीज़न ये रिपोर्ट बता रही है जो कि ड्राइव करता है फूड इनसिक्योरिटी। अब दोस्तों ये सोल्यूशन की बात करता है। तो दोस्तों सोल्यूशन में इसने सब बहुत ही स्ट्रेट पॉइंट्स बताए हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसको वल्नरेबल ग्रुप को और भी इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करना होगा और न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों ये एक और बात करता है कि हमें हेल्दियर फूड खाना है। हमें ऐसा नहीं कि हम कुछ भी जंक फूड खा लें। तो हेल्दियर फूड खाने के लिए हेल्दियर आउटलेट्स, जो फूड के आउटलेट्स है जहाँ से फूड की बिक्री होती है, वहाँ हेल्दियर फूड बिकना चाहिए। और ये जो हमारे स्ट्रीट फूड्स है उसकी बात करता है, कहता है कि स्ट्रीट फूड्स में भी क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि दुनिया की काफ़ी जनता, लगभग 12.5 बिलियन जनता जो है वो स्ट्रीट फूड्स पे निर्भर रहती है, उसको खाती है। तो ये भी बहुत ही क्वालिटी का होना चाहिए और इसमें भी न्यूट्रिशियस वैल्यू अच्छा होना चाहिए। और रोड्स की बात करता है कि जो रूरल रोड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी के होने चाहिए ताकि कनेक्टिविटी अर्बन और रूरल एरिया में बढ़े, ताकि जो फूड सप्लाई है वो रूरल से अर्बन एरिया में आराम से हो सके, जिससे कि फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। इसके अलावा ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप्स की भी बात करता है, जैसे कि वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटल टूल्स, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई। इसकी बात करता है एक हेल्दी
हेल्दी फूड एक फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये सारी चीज़ें फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। और लास्ट में दोस्तों ये बात करता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स का रोल बहुत ही इसमें निर्धारित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी पॉलिसीज़ फूड सिक्योरिटी की होती हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट को बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लोकल गवर्नमेंट्स को सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका वर्ल्ड फूड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। दोस्तों अब खबर जैसे मिज़ोरम में आप जान ही रहे हैं कि मिज़ोरम में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और वहाँ पे मिटी और जो कुकी कम्युनिटी है उनमें घमासान चल रहा है। और अभी हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आ रही, तो इस वीडियो से भी अब टेंशन बढ़ गया है। और अब दोस्तों मणिपुर में जो ये जो घटना हुई है, इसकी वजह से मिज़ोरम में जो मिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनमें अब दहशत फैल गई है और वो वहाँ से भाग रहे हैं। उनको वहाँ से भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीस अकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन, पमरा जिसे कहते हैं पमरा। ये इस एसोसिएशन ने एक तरह से एक चेतावनी नोटिस की है कि मिज़ोरम में जो भी मिटीज़ रह रहे हैं वो अपनी सुरक्षा पर का खास ध्यान दें, क्योंकि वहाँ वो सुरक्षित नहीं है। इससे मिटी कम्युनिटी जो मिज़ोरम में रह रही है, जो कि लगभग 2000 के तादाद में है, वो घबरा गए हैं और अब वो मिज़ोरम छोड़ के मणिपुर जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी आप, या फिर आप एक जनरल फंडा है जीवन का कि दुष्टों के पाप का जो प्रायश्चित है वो सज्जन करते हैं। तो यही एक बात साबित हुई है कि मिज़ोरम में जो भी चीज़ें हुई उसका मणिपुर में जो भी घटना हुई उसका 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 उसकी भरपाई जो मिटी कम्युनिटी मिज़ोरम में रह रही है वो कर रही है। जो मणिपुर में मिटी कम्युनिटी के लोगों ने किया वो एक बहुत ही दुस्साहसिक कदम था, और वो बहुत ही एंटी सोशल एलिमेंट किस्म के लोग थे जिन्होंने ये काम किया। लेकिन जो मिटी कम्युनिटी मिज़ोरम में रहती है वो एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है। वहाँ पे मैक्सिमम लोग टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो मणिपुर में जाके काम कर रहे हैं। और ये जो गूंस हैं इनकी सज़ा, इनके किए की सज़ा इन जो वाइट कॉलर लोग हैं इनको मिल रही है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैप में, ये मैंने मैप बनाया है, ये मणिपुर है और मिज़ोरम है, ये दोनों बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ से अब लोग फ्ली करके इम्फाल जा रहे हैं। और ऐसा क्यों है दोस्तों? मिज़ोरम में मणिपुर में जो मिटी कम्युनिटी है उसके खिलाफ रिजेंटमेंट क्यों है? क्योंकि मिज़ोरम की जो जनता है वो कुकी ट्राइब से काफ़ी उनका उनका रिलेशन है, वो काफ़ी मिलते जुलते लोग हैं और उनके ब्लड रिलेशंस हैं कुकी ट्राइब के लोगों से, इनकी सिंपथी ज़्यादा है कुकी ट्राइब्स के लोगों से। तो इसी वजह से मिज़ोरम में अब मिटी कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट एक रिजेंटमेंट है। और ये इस ग्रुप के जो पमरा ग्रुप है, इसके एक चेतावनी के बाद अब इनकी इनसिक्योरिटी और भी बढ़ गई है। तो दोस्तों ये मामला था मिज़ोरम से जो मिटी कम्युनिटी है उनके पलायन का। बाकी मणिपुर में जो वॉयलेंस हो रहा है इसके बारे में हम काफ़ी डीप में डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों एक खबर है कि INS कृपान जो हमारी एक फ्रिगेट शिप है वो डिकमीशन कर दी गई है और उसको वियतनाम को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं INS कृपान क्या है। ये दोस्तों एक इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस शिप है, सॉरी यहाँ मिसाइल लिखा है, ये इन सर्विस शिप है। और ये जो मिसाइल सिस्टम्स को ये लॉन्च करने में सक्षम है। और ये कुर्की क्लास मिसाइल कोविड है, एक्चुअली मिसाइल कोविड है। ये क्या करता है दोस्तों? ये मिसाइल लॉन्चर्स को शिप पे इंस्टॉल करता है और वॉर के दौरान ये मिसाइल्स लॉन्च करने में सी सरफेस से मिसाइल्स लॉन्च करने में मदद करता है, सहायता करता है, जिससे वॉर डिसाइसिव हो जाता है हमारे फेवर में। और ये कब कमीशन किया गया था? 12 जनवरी 1991 में। इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 1400 टन है। इसकी स्पीड दोस्तों 25 नॉट से ज़्यादा है। ये डीजल इंजन से चलता है। और इस पर क्या क्या असलहे फिट हो सकते हैं? मीडियम रेंज गन्स, 30 mm क्लोज रेंज गन्स, चेफ लॉन्चर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। और ये वैरायटी ऑफ रोल्स में काम आता है। ये कोस्टल ऑफशोर पेट्रोलिंग में काम आ सकता है, कोस्टल सिक्योरिटी में काम आ सकता है, सरफेस वॉरफेयर में काम आ सकता है, एंटी पायरेसी में काम आ सकता है,
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में काम आ सकता है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। वॉर में भी ये यूज़फुल है और डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये बहुत यूज़फुल है। और इसको हमने वियतनाम को गिफ्ट दिया है और ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया के हिस्ट्री में कि इंडिया ने एक फुल्ली ऑपरेटेड कॉर्वेट को फ्रेंडली फॉरेन नेशन को गिफ्ट किया है। और इससे भारत का जो वासुदेव कुटुंबकम का एक विजन है वो इससे पूरा होते हुए दिखता है और ये प्रूव करता है कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वर्ड्स एंड डीड्स। तो दोस्तों ये था आईएनएस कृपान के बारे में, कुछ ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेलीमानस हेल्पलाइन के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ये टेलीमानस हेल्पलाइन रन की जा रही है, उसने लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्ट्रेस कॉल वो ले चुका है और इसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या है टेलीमानस। दोस्तों टेलीमानस गवर्नमेंट ने नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था यूनियन बजट 2022-23 में। कोविड के बाद दोस्तों, जब कोविड आया था 2019-20 में, तो लोगों को आइसोलेट होकर रहना पड़ रहा था। जो लोग 14-14 दिन तक एक कमरे में आइसोलेट होकर रह रहे थे, तो इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देखी जाने लगी लोगों में और बहुत ज़्यादा तौर पे बहुत बड़े स्केल पे लोग मेंटल इलनेस से ग्रसित होने लगे। तो इसी को देखते हुए एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और उसको फ्री और उसी के अंतर्गत टेलीमानस लॉन्च किया गया, जिसका एम था फ्री टेली मेडिकल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल ओवर द कंट्री राउंड द क्लॉक। मतलब 24 घंटे वो टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा था और दुनिया मतलब देश के रिमोट से रिमोट कॉर्नर में भी ये जो है टेली मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 23 टेली मेडिकल हेल्थ सेंटर्स हैं और जो NIMHANS के अंडर आते हैं और इनका नोडल सेंटर है NIMHANS इनका नोडल सेंटर है। और टेक्नोलॉजी सपोर्ट इनको कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। इसके अलावा इनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट IIT बैंगलोर और नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर भी करता है। और ये इंडियन गवर्नमेंट की एक इच्छा है, मतलब टारगेट है कि वो हर जगह हर स्टेट और यूटी में टेलीमानस सेंटर्स सेल्स खोले। तो ये था टेलीमानस के बारे में दोस्तों, जो न्यूज़ में आज आया था। अब दोस्तों, कैप्टिव ब्रीडिंग वल्चर टेकिंग विन फॉर फॉरेस्ट एक्सपेंशन। तो अभी हाल ही में जो पिंजौर में एक वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व है पिंजौर हरियाणा में, वहाँ से 9 वल्चरों को छोड़ा गया वाइल्ड में और अब ये वल्चर हवा में उड़ेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि इनको मतलब प्रोटेक्ट किया गया है पिंजौर के इस फॉरेस्ट में, इस रिजर्व में। और वल्चर्स की पॉपुलेशन घट रही थी, इस वजह से ऐसे रिजर्व की संरचना की गई जिसमें वल्चर्स को उनका हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाए और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ने में मदद की जाए। तो ऐसा ही एक कंजर्वेशन था रिजर्व है पिंजौर हरियाणा में। तो अब देखते हैं दोस्तों वल्चर के बारे में। तो इंडिया में लगभग सभी कैटेगरी के वल्चर पाए जाते हैं और उसमें से अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग वल्चर जो हैं वो IUCN रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज में पाए जाते हैं। जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स कौन कौन से हैं? ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है। इंडेंजर्ड कौन सा है? इजिप्शियन वल्चर। नियर थ्रेटेंड कौन है? हिमालयन वल्चर, सिनरियसिस वल्चर, ब्रीडेड वल्चर और लीस्ट कंसर्न में आता है यूरेशियन गिफन। तो दोस्तों जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी पिंजौर में है। तो दोस्तों ये पिंजौर और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी है बीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। बीर शिकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी है वल्चर कंजर्वेशन के लिए दोस्तों, और ये हरियाणा में है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा ये चलाया जाता है, जहां वल्चर्स को कंजर्व करने का प्रोग्राम चल रहा है। थ्रेट्स क्या है दोस्तों वल्चर्स के? सबसे बड़ा थ्रेट दोस्तों वल्चर्स को क्या है, वो है चूँकि वल्चर्स जो हैं वो डेड एनिमल्स के कराकस पे फीड करते हैं। तो जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं इन जीवों को, जैसे भैंस हो गए, गाय हो गए, इनको जो भी ये ड्रग्स दिए जाते हैं तो उसमें डाइक्लोरोफिनेक होता है, जो कि वल्चर कंज्यूम करते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती है और डेथ हो जाती है। तो दोस्तों और भी इसके अलावा डाइक्लोरोफिनेक की वजह के अलावा और भी जो वजह है इनके डेथ होने का, वो है लेड पॉइजनिंग, परसिक्यूशन मतलब हम वल्चर को अच्छा पक्षी नहीं मानते और
हम वो उन चीज़ों पे फीड करते हैं जिनसे हम नफ़रत करते हैं, जिनको हम देखना भी नहीं चाहते, तो इसलिए उनका परसिक्यूशन भी होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन भी होता है दोस्तों, क्योंकि वो जब तारों पर बैठते हैं तो उन्हें बिजली लग जाती है और इससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और ये जो एनिमल रिमेन्स हैं डेड एनिमल्स के, वो पर्याप्त मात्रा में न मिलने की वजह से ये हंगर और स्टारवेशन की वजह से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये था वल्चर के बारे में, वल्चर जटायु कंजर्वेशन रिजर्व और टाइप्स ऑफ वल्चर जो इंडिया में पाए जाते हैं उसके बारे में, और क्या-क्या थ्रेट्स हैं वो। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।